अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। इस राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, खबरों की दुनिया में कभी कभी एक ही दिन इतनी लेयर्स खोल देता है कि हर सुर्खी अपने अंदर एक नया बहरान, एक नई उम्मीद और एक नया सवाल लिए खड़ी नजर आती है। आज की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहां वॉशिंगटन से लेकर तेहरान, इस्लामाबाद, बीजिंग और बैरूत तक बयानात, धमकियां, सफारती राब्ते और अस्करी सरगर्मियां एक पेचीदा तस्वीर बना रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने न सिर्फ ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया है, बल्कि साथ ही एक नई बेयकीनी भी पैदा कर दी है। एक तरफ वो कहते हैं कि डील जल्द हो जाएगी और वो किसी दबाव में नहीं, तो दूसरी तरफ बुध तक मुआहदा ना होने की सूरत में जंग की पेशगोई भी कर देते हैं। हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान ने सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जियां की हैं और ये बयान इसलिए अहम है कि आज सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान इस तनाव को मजीद गहरा कर रहा है, जबकि ईरान की क़यादत वाज़ेह कर चुकी है कि वो धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगी। इसी दौरान पाकिस्तान एक अहम सालिस के तौर पर सामने आ रहा है, जहां अमरीकी वफ्द की मुतवक्का आमद और इस्लामाबाद के रेड जोन की बंदिश इस बात की निशानदेही करती है कि पसे पर्दा सफारतकारी अपने अरूज पर है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मिलने वाले मस्बत इशारे उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाते हैं, मगर जमीनी हकायक अब भी गैर यकीनी है। दूसरी जानिब चीन और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला आला सतह राब्ता इस बात का सबूत है कि खित्ते की कशीदगी सिर्फ एक दो ममालिक का मसला नहीं रही, बल्कि आलमी मईशत और तवानाई के रास्तों, खुसूसन आबनाए हुर्मुज पर उसके असरात को संजीदगी से देखा जा रहा है। उधर ईरान के अंदरूनी हालात भी कम दिलचस्प नहीं, जहां एक तरफ हुकूमत के हक में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मईशत पर पाबंदियों का दबाव और मुंजमद असासों की वापसी का मुतालबा मुज़ाकरात का अहम नुक्ता बन चुका है। साथ ही एयरपोर्ट्स की बहाली एक मामूल की तरफ वापसी का इशारा देती है, मगर सवाल यह है कि क्या ये मामूल देरपा होगा। यूरोपीय सतह पर इसराइल के खिलाफ बढ़ती हुई तनकीद अब महज बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि अमली इक़दामात पर भी गौर शुरू हो चुका है। खास तौर पर यूरोपीय यूनियन के अंदर स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया जैसे मुमालिक ने मुश्तरका तौर पर इसराइल के साथ मौजूद एसोसिएशन मुआहदे की मुअत्तली का मुतालबा किया है, जो दरअसल इक्तसादी और सफाती ताल्लुकात की बुनियाद समझा जाता है। इस मुतालबे के पीछे बुनियादी वजूहात में लेबनान में जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ, इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ और वो मुतनाज़ कानून शामिल है जिसके तहत फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत दी जा सकती है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा के इजलास से कबल इस मामले को उठाया जाना इस बात की निशानदेही करता है कि यूरोपीय ब्लॉक के अंदर इसराइल के हवाले से पॉलिसी में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। तहां मुकम्मल पाबंदियों या मुआहदे की मुअत्तली के लिए तमाम रुकन मुमालिक का मुत्तफिक होना ज़रूरी है, जो फिलहाल एक मुश्किल मरहला दिखाई देता है। लेकिन सबसे अहम पेशरफ्त यह है कि हंगरी के वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर नेतन्याहू हंगरी आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा, जैसे तैमूर मिसाइल का कामयाब तजर्बा, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की एक नई जहद को जाहिर करता है। ये सब अवामिल मिलकर एक ऐसा मंजरनामा देते हैं जहां हर लम्हा, हर बयान और हर इकदाम आने वाले कल की सिमत का तयन कर रहा है। सवाल यह है कि सीज़फायर डेडलाइन का खात्मा और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर अभाम खित्ते के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ट्रंप के सख्त बयानात और ईरान का मुज़ाकरात से फिलहाल तक इनकार, क्या दोबारा जंग शुरू होने का अंदेशा है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बिन अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया चीबा साहिबा। आपको वेलकम करती हूँ उस राउंड अप में। शाज़िया साहिबा, सीज़ फायर की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब अमरीकी सदर के बयान में कहा गया है कि ईरान ने बार बार सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की है। आप इस दावे को किस तनाजुर में देखती हैं? क्या ये वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है या इसके ज़रिए एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है जिसका मकसद मुस्तकबिल की अस्करी हिकमत अमली को जवाज़ बना दे रहा है? देखिए, ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ दोनों वैसे ही ऑक्सीमोरॉन हैं, तो इनके दरमियान जो है आपस में कोई तालमेल कभी भी नहीं रहा है। ये बयान वो उस वक़्त दे रहे हैं जो कि साथ में ऑयल टैंकर जो हैं वो उनकी नेवी जो है वो सीज़ करती जा रही है। तो ईरान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं की गई है। ईरान ने जो इनके नेवल ब्लॉकेड पे जो अटैक जिसके बारे में ये कह रहे हैं किया है, उसका वो ये बता रहे हैं कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये नेवल नेवल जो ब्लॉकेड है, ये हम पे अटैक करने के लिए या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए। हम्म। और रशियन मीडिया भी है वो इस एंडोर्स कर रहा है कि ऐसा हो सकता है और साथ में ये खबर भी है कि
अमेरिका जो है एक और हमला भी कर सकता है। हम्म। तो इस सारी सूरत हाल में इतनी डिसऑनेस्टी के साथ और इतने ट्रस्ट के डेफिसिट के साथ दो पार्टीज जो हैं वो इकट्ठा बैठने के बारे में बात करें और फिर बैठ जाएं, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो किस नतीजे से वहां से जो है वो उठेंगे। ये तो सुनने में आ रहा है कि जी अमेरिका से कोई ना कोई चल पड़ा है और वो पहुंच जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। और अभी की मेरी चंद लम्हा पहले की इंफॉर्मेशन है कि ईरान जो है वो भी शायद जो है अपना डेलीगेशन भेज दें, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको भी ये इस समझाने की कोशिश की है कि अगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो अडल्ट हैं दोनों पार्टीज, अपनी मर्जी से जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन अगर ईरान अपना डेलीगेशन, चाहे वो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन मत भेजे, लेकिन अगर अपनी उसकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होती तो फिर ये समझा जाएगा कि शायद वो अमन मुज़ाकरात से पीछे हटना चाह रहा है। तो हो ऐन मुमकिन है कि ईरान की टीम भी पहुंच जाए और अमेरिका से भी आ जाएं लोग, लेकिन उसका मसला ये है कि क्या ये जो बातचीत है वो किसी हतमी फैसले की तरफ जाएगी, या फिर उसी तरह दोनों पार्टीज उठकर ये कहकर चली जाएंगी कि हमने एक दूसरे को समझा है और हम बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। इवन ये भी एक बहुत खुशाइंद बात होगी, अगर ये भी कह देते हैं तो भी खुशाइंद बात होगी, लेकिन हमें ये जरूर समझना चाहिए कि ईरान को इस वक्त ट्रस्ट दिलाने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि ये कोई कदीम जमाना नहीं है जहां पे घोड़ों पे इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पे पहुंचाई जाती थी, जासूस इकट्ठी करते थे। अगर ये नेवल ब्लॉकेड इसीलिए है कि ईरान पे हमला करना है और ईरान पे हमला करना तय है, तो फिर मुज़ाकरात की मेज पे आने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहते हैं, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे जंग कितनी भी बढ़ जाए उसके मुज़ाकरात से ही खत्म होना होता है, बिल्कुल। तो फिर आप थोड़ी सी डिसेंसी और ऑनेस्टी दिखाएं, और साथ में फिर ट्रंप, किसी को मशवरा देना चाहिए ट्रंप को कि वो अपने सोशल मीडिया से थोड़े दिन दूर रहें। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो उस पे क्या पोस्ट करें, और उन पे की गई पोस्ट जो है खुद उनके अपने डोमेस्टिक मीडिया में डिस्कस हो रही हैं कि शायद उनके जहन पे कोई असर हो गया है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी बहसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि हम तैयार हैं, हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हैं, जगह प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। तो दोनों पार्टीज जिन्होंने अपने मसाइल को मिल बैठकर हल करना है, अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे मसाइल ऐसे हैं जो मिल बैठकर हल हो सकते हैं, तो वो जरूर आए और आकर अपने मुज़ाकरात जो है उनको आगे लेके चलें। पर इन बोथ द केसेस उनके आने क्योंकि या ना आने में बिल्कुल ऑब्वियसली हमारी बात एफर्ट। तय, नो डाउट के हल तो मुज़ाकरात से ही निकलना है, चाहे जितनी भी ये जंग फैल जाए। और अभी भी एक बड़ा क्लैरिटी से कहा गया हुआ था कि इस बार सीज फायर में तोसी नहीं होगी। अगर ये मौक़िफ़ बरकरार रहता है तो क्या हम आने वाले दिनों में दोबारा कशीदगी में इजाफे की तरफ बढ़ सकते हैं? मैं बहुत फिक्र के साथ ये कहना चाहूंगी कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ईरान पे अटैक होने का है, अमकानात हैं। अच्छा। खुदा करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर पा रही हूँ और जितना मैं उससे समझ पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका के अंदर वो लॉबी जो कि ईरान का कोई हतमी फैसला करना चाहती है, वो फिर जो है वो हावी आ चुकी है। अब सिर्फ सारी उम्मीदें इस चीज पे टिकी हैं कि क्या ट्रंप अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, और वो कितने कंप्रोमाइज्ड हैं, और ट्रंप साहब कि के वो कितने बयानात में भी ज्यादा बड़ी स्टक हैं। कंफ्यूजन नजर आती है, कभी वो क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कभी वो कहते हैं फौरी डील की बात की जाती है, कभी जंग की पेशगोई करते हैं। कल ट्रंप साहब ने कहा कि जेडी वेंस चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, मगर वो नहीं आए। क्या ये एक सोचा समझा दबाव डालने का तरीका है, या पॉलिसी में वाकई कोई उलझन है? क्या ट्रंप पर इसराइली लॉबी का दोबारा प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब है? इस तरीके से दबाव नहीं डाला जाता। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ट्रंप एक रियल स्टेट या प्रॉपर्टी डीलर है और एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं, और उन दोनों टैक्टिक्स को, यही उनका टोटल प्रोफेशनल करियर है। वो अपने उसी प्रोफेशन से हेल्प लेते हुए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और निगोसिएशन जैसा कॉम्प्लेक्स काम जो है वो करने के लिए चल पड़े हैं, और उसमें वो ये भूल गए हैं कि रियल एस्टेट में खरीदो फरोख्त में बयानबाजी और मोनोपोली गेम जो है वो फायदा देती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं देती। तो इससे वो, मुझे तो, मैं एक और प्रोग्राम में भी कह रही थी कि ऑन द लाइटर नोट, मुझे तो एक ऐसे टॉक्सिक स्पाउस की तरह या पार्टनर की तरह लगते हैं कि जो एडिक्ट भी हो,
कि वो जब उसकी टॉक्सिक होने का वक्त है तो वो अपनी एक्सट्रीम पे है और वो तबाह बर्बाद करने के दर पे है, और फिर जब दिमाग थोड़ा सा ठिकाने हो तो माफी तलाफी है, तौबा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह। हम्म। तो उस टॉक्सिक रिलेशन में ईरान जो है वो फंस गया है और कि साथ एक साथ तरफ वो जो है वो प्रेसिडेंट सुबह से ये कहा ज्यादा जाता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह भी ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि वो एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं, उनके अंदर से आप ये चीज नहीं निकाल सकते। आप रशियंस का, चाइनीज का, इवन ईरानियन हम्म। निगोशिएशन का स्टाइल देखें, एक खामोशी है, एक ठहराव है। हमारे पास जब लास्ट टाइम निगोशिएशन हुई थी, हमने इतने सलीके से पूरे का पूरा मीडिया खुश जो है उसको खिला पिला के, बिरयानियां बनवा के उनको बिल्कुल साइड पे किया हुआ था। हम्म। हमें पता था कि इस तरह की निगोशिएशन से जब बाहर आके लोग कयासराइयां करनी शुरू कर देते हैं और अपने जो है वो मीडिया पंडित बनने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजों हम्म। को डिरेल करते हैं। तो सबके लिए ये था कि जी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो कोई झूठ हम्म। भी नहीं फैला पाया, क्योंकि एक हवा थी पूरे एटमॉस्फेयर में लेकिन अभी भी कि ट्रम्प साहब ये इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि नहीं हम है। मुज़ाकरात में इंफॉर्मेशन बड़े मजबूत पोजीशन पर हैं। अभी मैं देख रही हूँ जो चल रहे हैं टिकर्स के, मैं जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता और हम बड़े मजबूत हैं, हमारे पास इस मामले पर मजीद वक्त नहीं है और हम बड़ी अच्छी डील लेकर ईरान से ये मामलात ख़त्म करेंगे। तो बहुत कम वक्त रह गया है। आपको नज़र आ रहा है कोई डील होती हुई? डील इनको अल्टीमेटली करनी ही पड़नी है। इनको इनको देर हम्म। बहुत हो गई है। ये सीरिया और लीबिया नहीं है, ये चाहते जरूर हैं। मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकती हूँ कि ट्रंप को इस्लामोफोबिया भी है, और ट्रंप जो है वो ईरानियों से तो उनकी विसरल एक नफरत और लोथसम है, हम्म। इस पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इनको देर हो गई है। ईरान कंसोलिडेट हो चुका है। अब हमारा जो इलाका है, हमारा जो रीजन है, वो नहीं है जो आज से 40 साल 20 साल पहले का था। चाइना जो है वो पूरे का पूरा जो है इस रीजन के हम्म। अंदर अपनी जो से है उसको बनवा चुका है। रशिया जो है उसका ईरान बाल्कनाइज होया हुआ उसको फायदा में नहीं है। तो अब मिडल पावर्स जो हैं वो इतनी पावर रखती हैं कि जैसे पाकिस्तान जैसी मिडल पावर जो है वो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, जिसमें अमंग ऑल अदर चैप्टर्स वन चैप्टर कुड बी रिप्रोचमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। हम्म। तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें ईरान का फायदा ये है कि वो हमारे साथ पूरे रीजन में इंटीग्रेट हो जाए और उसकी आइसोलेशन खत्म हो जाए, सैंक्शंस खत्म हो जाए। तो हम तो एक मिडल पावर होते हुए एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिसमें गल्फ है, सेंट्रल एशिया है। तो आप ये देखें कि अब वक्त बहुत गुजर गया है, हाथों से रेत सिरक चुकी है। अब अगर ट्रंप ये चाहते हैं कि अब भी हम सीरिया या लीबिया की तरह ईरान में कुछ कर ले, तो अल्टीमेटली इनको सब कुछ आजमा के भी वहीं आना पड़ेगा और ये अपना नुकसान भी करवा पाएंगे। आज ये बिल्कुल सही, शायद क्योंकि अकल अभी कर हम लें, देख रहे समझ हैं जाएं अबनाए तो हुर्मुज में भी जारी गैर यकीनी सूरत हाल और जुज़वी ब्लॉकेट को आप आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई चीन के लिए किस हद तक खतरनाक समझती हैं, और क्या ये सूरत हाल मुस्तकबिल में आलमी मंडियों में एक बड़ा बहरान पैदा कर सकती हैं जहां एनर्जी सिक्योरिटी बिकम्स द मेन बैटल ग्राउंड? क्योंकि हमने देखा है कि जो जहाज अमेरिका ने कब्जे में लिया है उसके बारे में ये चेमोगोइयां भी हैं कि उसमें चीन का सामान था और चीन का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है। और मैंने देखा है कि चीनी सदर ने कल मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की और खदशात का इजहार भी किया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन भी अब इस तनाज़े में सिर्फ सफारती हद तक नहीं बल्कि अमली सूरत में आने को तैयार है? चीन पहले दिन से अमली सूरत में है। ये जंग ईरान के खिलाफ तो है ही, हम्म। ये जंग स्टेट ऑफ हुर्मुज पे लड़ी जा रही है। ये जंग स्टेट ऑफ हुर्मुज के कंट्रोल के लिए जंग शुरू हुई, हमें इसका इल्म नहीं था, लेकिन जिनसे जंग की जा रही है उनको ये पता है। और चाइना पहले दिन से ईरान की हेल्प में भी है, और डिप्लोमेटिक हेल्प नहीं, वो हम्म। बाकायदा जो है उनकी बड़ी काइनेटिक और फिजिकल उनकी हेल्प है, कॉन्क्रीट हेल्प है उनकी। रशिया की हेल्प मौजूद है। तो रीजन में सबकी हेल्प मौजूद है, हमारी हेल्प मौजूद है सेंट्रल एशिया को सिमर डाउन करने के, आज़रबाईजान को इसकी पार्टी ना बनने देने के लिए, सऊदी अरेबिया को जो है वो कोई एक्सट्रीम या गल्फ के कंट्रीज को भी रिस्ट्रेन का सामना जो है कि हम आपस में ना लड़ पड़े। हम्म। तो यहाँ पे सबका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, और ईरान अकेला बहरहाल नहीं है। और ये मुझे यकीन है कि अमेरिकन पावर कॉरिडोर को ये बात पता है कि वो ये ईरान अकेला नहीं है। और हमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के लिए हम ट्रेन मिस कर चुके हैं, क्योंकि ये चोक पॉइंट हमें चाइना के फ्यूचर के जो उनका इकोनॉमिक एक विजन है इस रीजन का, हम्म। उसके लिए रोकना हमें जरूरी था, जिसके अंदर एक वो 40 साल हमसे आगे हैं जो मिनरल की एक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है उसके सप्लाई चेन में, और बी
हम उनके उस सप्लाई चेन की जो रूट्स हैं उनको अब दोबारा हम अपने कब्जे में नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हुर्मुज। तो बात खुल के सामने आ गई कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो सेंटर पॉइंट है। अगर आपने चाइना को नुकसान पहुंचाना है तो बिल्कुल चाइना सही, का जहाज सीज करने का मतलब है चाइना के खिलाफ ऐलान जंग कर देना। तो अभी बिल्कुल तक सही। इनकी जुर्रत नहीं है कि चाइनीज जो है वेसल्स या रशियन वेसल्स को ये यहाँ से रास्ते से रोक रहे हो। अभी ये वहां पे नेवल एक सिंबॉलिक ब्लॉकेड करके बैठे हुए हैं और इस रीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ द स्टेट ऑफ हुर्मुज इज गोइंग टू बी ऑपरेशनलाइज बिटवीन ओमान एंड ईरान। तो इसमें आप एक रेवेन्यू जनरेशन है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिए ये बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है क्योंकि उसको अपने मुकाबले पे जो पीयर कंपेटिटर है वो हम्म। चाइना दिखाई दे रहा है। ईरान तो वो समझा था कि वीकेंड गेम है, ये तो वॉर गेम होगी। तो वीकेंड से 40 दिन पहुंचे और गले की हड्डी बन गया। तो उनको यहीं से सीख लेना चाहिए कि वो रेडी नहीं है। अगर मैं अमेरिका होती तो मैं 10-12 साल जो है वो हाइबरनेट करती, खुद को कंसोलिडेट करती। हम्म। अभी इस सूरत में ये इज्जत से वापस जाने का इनके पास है, लेकिन इसके बाद इनके लिए ये एक पॉइंट भी जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये इनका जो एक्सपोजे है वो बहुत ज्यादा डिलिब्रेट हो जाएगा, उसको ढकना या छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। मेरा ख्याल है अच्छा कि शाजिद साहबा, इसराइल की भी हम बात करें, जहां अमरीकी गिरफ्त को मिडिल ईस्ट में कमजोर किया इसराइल ने, वहीं अब इसराइल के हवाले से यूरोपीय ममालिक भी खुलकर सामने आ गए हैं। स्पेन हो, आयरलैंड हो, स्लोवेनिया जैसे ममालिक की जानिब से हमने देखा कि इसराइल के साथ मुआहदे की मुअत्तली का मुतालबा हुआ। क्या ये यूरोपीय यूनियन के अंदर एक गहरी तकसीम की इलामत है जो मुस्तकबिल में मुश्तरका खारजा पॉलिसी को कमजोर कर सकती है, और क्या इससे मिडिल ईस्ट का कंट्रोल नए प्लेयर्स के पास आ जाएगा? मिडिल ईस्ट का कंट्रोल नए प्लेयर्स के पास आ गया है। हमारे हम्म। लिए ये जरूरी है कि ये चीजें जो हैं ये ओवरनाइट नहीं होती, इनका बहुत स्लो और रिपल इफेक्ट जो होता है और वो आपको मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा कि इस वॉर से पहले और इवन गजा जेनोसाइड से पहले था। मिडिल ईस्ट के अंदर एक रिफ्ट हो चुकी है जिसमें आप देख रहे हैं कि यूएई और के बयानात में जो है वो बिल्कुल वो एक डिफरेंट एंगल यूज कर रहे हैं, डिफरेंट बात कर रहे हैं। और बाकी जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो एक डिफरेंट जो है वो रेटोरिक लेके चल रहे हैं। तो वो तो चेंज तो ऑलरेडी है, लेकिन ये बहुत सटल होगा। ये अब बहुत ज्यादा आपके सामने जो है वो धमाके की सूरत में नहीं आएगा। जहां तक इसराइल है तो इसराइल का तो अल्टीमेटली कोई फ्यूचर नहीं है। इसराइल जो है वो अमेरिका की लायबिलिटी बन गया है और मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो पराया स्टेट है ही। अकलौती सपोर्ट उसे फिलहाल जो है वो यूएई की तरफ से है। लेट्स से कि अब वो कब तक जो है अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के सामने इस सपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। जहां तक आप नेटो की या ईयू की बात कर रही हैं, हम्म। तो वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही जो अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन दी थी उसमें उन्होंने कह दिया था कि ना तो हम नेटो में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि अगले चंद सालों में हो सकता है नेटो के अंदर यूरोप में इतने डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके हैं कि नेटो जो है वो बिल्कुल हमारे सही। और लिए वैसे भी नेटो को जो उनके फंडामेंटली अपने हमारे इत्तेहादी हैं साथ उन्होंने भी तो इनकार कर आइडियोलॉजिकल दिया है ना था। सारे फस में पार्टनर बनने के लिए। बहुत शुक्रिया बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर डॉक्टर शाजिद मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान दफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, हालात इस वक्त नहायत पेचीदा हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में अब हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरानी जहाज़ की गिरफ्तारी और सीज फायर डेडलाइन का ख़त्म होना, इन तमाम अवामिल को एक साथ देखें तो क्या ये महज सफारती दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई एक स्टेज्ड एस्केलेशन है जिसका अगला मरहला महदूद जंग हो सकता है? इस पूरे मंजरनामे में ईरान के मुमकिन अस्करी रद्द-ए-अमल को आप किस तरह और किस सतह तक जाते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ही इमेच्योर बिहेवियर है और अगर अमेरिका की जानिब से इसी किस्म की दौरान जंग ये जो जंगबंदी की गई है उसकी मुआहदों की पासदारी नहीं की जाएगी और बड़े ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आएंगी और जो कि मेरे ख्याल में वजारत खारजा का काम जो होना चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप साहब मुस्तकिल अपने ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल करके ये किरदार अदा कर रहे हैं। इससे बदएतमादी की फ़ज़ा में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है और फिर अमली तौर पर अपना हुर्मुज़ के अंदर ईरान का एक शिप पकड़ना, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना। देखें, 2 बातें, इल्ज़ाम और जो धमकी,
ये अमेरिका का कोई वतीरा बन गया है। आपने चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि अभी इस जहाज़ के अंदर जो अभी पकड़ा गया है, उसके अंदर ऐसा केमिकल है जो मुख्तलिफ़ जंगी साज़ो-सामान के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म। अभी ये देखिए ना, ना सबूत, ना शवाहिद, बस जो मर्ज़ी आपने शवाहिद के बगैर आप इराक पे चढ़ गए थे। आप सबूत शवाहिद के बगैर जबकि ईरान कह रहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते, ज़ीरो अफ़सुदगी करना चाहते हैं, 2025 ओमान मुज़ाकरात मई की बात कर रहा हूँ, तो तब भी आपने हमला कर दिया था। तो आप चाहते क्या हैं? दूसरी जानिब जो है वो कांस्टेंट मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ करना, जिसकी वजह से बड़ी ही इर्रेस्पॉन्सिबल और चाइल्ड लाइक चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक मुल्क के सदर हैं, एक सुपर पावर के सदर हैं, और अगर दौरान मुज़ाकरात या तो आपने फिर मुज़ाकरात की टेबल पे ना आते और मैदान जंग में खड़े रहते, आप ना इंतज़ार करते कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ट्वीट करेंगे और वो उसको कबूल करेंगे, आप ना करते। आप जो है वो कहते कि जनाब मैं जंग जारी रखूँगा जब तक कि मैं अपने मतलूबा अहदाफ नहीं हासिल करूँगा। लेकिन जब आपने जंगबंदी कर दी, आप जो है वो 40 रोज़ा जंग में दोनों ममालिक, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ इस्राईल और अमेरिका नहीं मिलकर ईरान का कुछ भी बिगाड़ सके, तो अब आप जो है क्यों इसके अंदर रखना डालते हैं? क्यों आप जो रंग में भंग डालना चाहते हैं? बेहतर ये है कि मुज़ाकरात होने दें, प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। जेडी वेंस भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गए थे, वो मुज़ाकरात की टेबल से बहुत कुछ समेट के गए थे और मेरे ख़्याल में ईरान भी बहुत कुछ लेके गया था। दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की इन बातों से ये मेरे ख़्याल में खुदा ना ख़ास्ता सीज़ फायर ब्रेक हो जाएगा। जिस तरह से अभी दूसरा शिप भी उन्होंने जो है वो पकड़ने की इत्तलात आई हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात कही है कि जी फिर वो एक धमकी दे दी है उठा के। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो ये देखें, असल बात ये है कि अब देखना ये है कि ईरान की जानिब से जो कन्फर्मेशन नहीं आई कि हम मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। दूसरी जानिब जेडी वेंस जो है वो गालिबन टेक ऑफ कर चुके हैं, और तीसरी जानिब जो है वो जब तक कि इस्माइल बकाई साहब, जिन्होंने मुज़ाकरात से अलहदगी इख्तियार करने का ज़िक्र किया था, जब तक कि उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट नहीं आती कि वो इस मुज़ाकरात के अंदर हिस्सा बनेंगे, तब तक इसको हतमी नहीं कहा जा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 40 दिन की जंग के बाद मुज़ाकरात की टेबल ही पे आना था, तो अगर मज़ीद आप 2 महीने भी लड़ लेंगे, तो नतीजा तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे ही नतीजा निकलेगा, लेकिन इस दौरान बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे इत्तेहादी आपसे परमानेंटली रूठ जाएँगे। बहुत सारी दुनिया की मईशत तबाह व बर्बाद हो जाएगी, और अमेरिका का जो एक अभी सुपर पावर के तौर पर एक स्टेटस है, वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के तिफलाना रवैयों से अपने आप को गुरेज़ करना चाहिए अमेरिका को। बिल्कुल सही। अब ट्रंप साहब यही कह रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट बयान है कि मसले के फौरी हल के लिए हम फौजी हल के लिए भी हम तैयार हैं। सर, अब ट्रंप अगर अबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड नहीं हटाते, जो कि वो इस नाकाबंदी को कामयाबी करार दे रहे हैं, और ईरान इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए अपने जहाज़ को छुड़वाने के लिए कोई हमला करता है, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद दोबारा मुज़ाकरात को इसी नहज से शुरू करना मुमकिन रहेगा? नहीं, फिर इस नहज से तो मुज़ाकरात, आई थिंक ये तो वन टाइम ऑफ़र थी, और इसके बाद जो मामलात हैं वो बहुत संगीन हो जाएँगे। इसलिए मेरी नज़र के अंदर अभी जो सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर बहुत ही सोच-विचार करनी पड़ेगी, और ट्रंप इंतज़ामिया अगर दोबारा जंग में जाएगी, तो ये एक बहुत हौलनाक जंग बन जाएगी, और फिर इसके अंदर मजबूरन कुछ ऐसे चेहरे नज़र आना शुरू हो जाएँगे जो पिछली जंग के अंदर नहीं आए थे। एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान ने जब इस जंग में कदम रखा था, तो वो तन्हा था, और उसके बाद उसको दोस्त मिलते रहे और कारवान बनता रहा, और कुछ ऐसे चेहरे उसके साथ खड़े हुए जो मेरे ख़्याल में बताए तो नहीं जा सकते, लेकिन महसूस ज़रूर किए जा सकते हैं, जिसका इज़हार सदर ट्रंप जो है वो मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। इसलिए दुनिया को मज़ीद तबाही से बचाना, मुआशी अदम इस्तेहकाम से बचाना, मशरिक़ वुस्ता के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना, खुराक का बहरान पैदा करना,
और वहां की जिंदगी को बिल्कुल एक जिसको कहते हैं जहन्नम बनाना डोनाल्ड ट्रंप साहब के इख्तियार में है, क्योंकि ये जो आबनाए हुर्मुज थी ये तो खुली हुई थी, उनके आने के बाद ये बंद हो गई। इसके अंदर ईरान के पास अगर एक ड्रोन भी बच जाएगा तो आबनाए हुर्मुज सेफ नहीं रहेगी, और कोई जो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जहाजों की बहरी जहाजों की इंश्योरेंस नहीं देगी, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर ट्रेड को एक ब्लॉकेड हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर मैं बाबल मंदब को भी बंद होते देख रहा हूं, क्योंकि अगर बाबल मंदब बंद होता है तो जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। इस बिल्कुल, सारे एस्केलेशन तो सूरत हाल मजीद के बढ़ ही अंदर जाएगी। सर, ईरान की 60% से जायद यूरेनियम अफसोदगी को अगर हम प्योर मिलिट्री लेंस से देखें तो ये वाज़े तौर पर लेटेंट न्यूक्लियर डिटेरेंस है। क्या ईरान ने जानबूझकर एम्बिग्विटी रखी है ताकि वो इसराइल और अमेरिका दोनों को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के एज पर रख कर डिटेर करे, और अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन ले तो एक्चुअल वेपनाइजेशन में रियलिस्टिकली कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये सारी चीजों के अंदर पहली बात यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बड़ी वजाहत कर चुका है। इस्माइल बकाई साहब जो तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के ईरान के, उन्होंने वाजे कर दिया कि वो पुरअमन प्रोग्राम 2015 के मुआहदे के मुताबिक, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था, वो भी अमेरिकी सदर के मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ था। उन्होंने ही इस बात की जो एश्योरेंसेस ईरान को दी थी, और ईरान ने 3% अफसूदगी की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पूरा मटेरियल उठा के ले जाएं, जो 440 किलोग्राम के लगभग है, उसको वो लेके जाते हैं। ईरान इसको अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी के ऊपर एक हमला तस्वर करता है, उसके मुनाफी समझता है। ये बात ईरान को काबिल कबूल नहीं होगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, जंगबंदी का जो मुआहदा है उसमें तौसीह नहीं होगी, तो जी। फिर मसले के फौजी हल के लिए वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो ठीक है, फिर अगर वो मेरे ख्याल में फौजी हल चाहते हैं तो फिर वो भी करके देख लें। 40 दिन उन्होंने किया था, उसका नतीजा आपके सामने है। 40 दिन के बाद मजीद 40 दिन के अंदर भी नतीजा तो टेबल पे ही निकलेगा। लेकिन जो इस टाइम पे अमेरिका की पोजीशन है, जो कि निस्बतन बेहतर पोजीशन है, वो भी मलिया-मेट हो जाएगी। उसके बाद फिर जो ईरान ने करना है, वो ईरान ने करना है, और फिर मुझे ये लगता है कि फिर वो वेपन ग्रेड का न्यूक्लियर सिस्टम हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। जब वो ये हासिल कर लेंगे, उसके बाद अमेरिका के पास बार्गेन चिप जो है वो रह नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। सर, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो कार्गो पकड़ा गया है उसमें चीन का सामान था। चाइना का एंगल यहाँ इंतहाई क्रिटिकल है। अगर वाकई ईरानी जहाज में चाइनीज कार्गो था तो क्या बीजिंग इसे अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन पर हमला समझेगा, और वर्स्ट केस में क्या चाइना लिमिटेड नेवल डिप्लॉयमेंट के जरिए सिग्नल दे सकता है? ये देखें, अगर उसकी लाइफलाइन के ऊपर, क्योंकि चाइना का इशू ये है कि चाइना की तमाम प्रोडक्शन लाइन ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, और अगर ऑयल जो है वो नहीं आएगा, जो कि 90% इन्हिसार आबनाए हुर्मुज के ईरानी तेल के ऊपर है, ऐसी सूरत के अंदर फिर मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि ज़ाहिर है ईरान के साथ आके मजबूरन चाइना को अपनी जो 2040 की पॉलिसी है ऑफ नॉन एंगेजमेंट इनटू एनी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, वो फिर उनको शायद रिवाइज करनी पड़ जाए। और जाहिर है जब मई के अंदर वस्त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जाना है, चाइना ने वादे कहा है कि आप जो है ईरान जंग का कोई वादे हल निकाल के आइएगा। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर जाहिर है, क्योंकि ईरान की जो चाइना की प्रोडक्शन है वो दुनिया में वैसे ही मुतासिर होना शुरू हो गई है, क्योंकि एक तो तेल की बंदिश, दूसरी जानिब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, और तीसरी जानिब जो सबसे बड़ा मामला है वो गुजरगाहों का बंद होना, आबी गुजरगाहों का बंद होना। ऐसी सूरत में चाइना की जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जब वो दुनिया में
रिसेशन होगा तो वो माल कैसे बेचेगी, और अगर माल नहीं बेचेगी तो चाइना की जो अभी ड्यूरिंग द वॉर टाइम 5% ग्रोथ रेट उनका बढ़ा है, विच इज इनॉर्मसली अमेजिंग। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि चाइना को चारों नाचार इसके अंदर कोई ना कोई अमली किरदार अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। अब्दुल्ला साहब, जहां हम देख रहे हैं कि बहरिया की लड़ाई इस वक्त दुनिया में सबसे अहम हुई है, वहीं पाकिस्तान बहरिया ने भी तैमूर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। एयर लॉन्च कैपेबिलिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी। क्या ये पाकिस्तान को पहली बार स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक एडवांटेज दे रहा है, जो रीजन में गेम चेंजर हो सकता है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो पाकिस्तान बहरिया को और पाकिस्तान के इंजीनियर साइंसदानों को मुबारक हो कि उन्होंने तैमूर का एक कामयाब तजुर्बा किया है। 600 किलोमीटर का इसका रेंज है, और इसकी स्पीड जो है वो भी एक ऐसी स्पीड है जो फ़ज़ा से लॉन्च किया जाता है, और अपनी प्रिसीजन हिटिंग के लिए ये मशहूर है। इसके अंदर कुछ डिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो डिसीव करते हैं दुश्मन के स्कैल्प मिसाइल को, और इसी तरह जो स्कैल्प डिफेंस सिस्टम और स्टॉर्म डिफेंस सिस्टम जो है उनको ये डिसीव करते हैं। साथ ही साथ तैमूर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो बिल्कुल समुंदर की सतह के ऊपर ये चलता है, और ये एक बहुत ही कामयाब किस्म का डिफेंस सिस्टम है, और ये बुनियादी तौर पर दुश्मन के जो बहरी जहाज हैं और ख़ास तौर पे जो बड़े बहरी जहाज हैं उनको नाकारा बनाने के अंदर एक किरदार अदा करता है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तैमूर का ये कामयाब तजुर्बा, जिसको गिड्स पाकिस्तान ने और एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान नेवी का एक उभरता हुआ किरदार है। और ब्लू इकोनॉमी पे जिस तरीके से मौजूदा मेरे ख्याल में रियासत की तरजीह है ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उसके अंदर तैमूर जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया। इससे पहले हमें मालूम है कि पाकिस्तान के पास एक्सोसेट जो मिसाइल हैं वो मौजूद हैं, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मशहूर हैं, और माजी के अंदर जब फॉकलैंड वॉर हुई थी तो उसके अंदर भी ये इस्तेमाल किए गए थे। और HMS शेफील्ड जो कि बरतानिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको 2 टुकड़े करके रख दिया था अर्जेंटीना ने। तो वो एक्सोसेट मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, और फिर ये तैमूर जो मिसाइल है ये भी अब आ गया है। इसके अलावा मेरे ख्याल में बाबर क्रूज मिसाइल भी हमारे पास मौजूद है। नेवी ने अपने बहुत सारे चीज़ों को अब एडवांसमेंट किया है, जिसके अंदर 8 मुख्तलिफ हंगूर क्लास की आबदोज़ें भी शामिल की गई हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान के पास जो है वो बनेंगी इंशाअल्लाह ताला, और 4 जो है वो तुर्किया के अंदर उनकी जिसको कहते हैं कि कोलैबोरेशन से बनाई जा रही हैं। देखिए, इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का किरदार अब हमारा सिर्फ हमने ऑफेंसिव नहीं रखा हुआ, बल्कि ये डिफेंस की बुनियाद पर रखा गया है। पाकिस्तान जो है वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स को दिफा करना जानती है, जिसको हमने 2025 की जंग के अंदर बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान नेवी का किरदार देखा, और यही वजह है कि जो INS विक्रांत था, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर वो पाकिस्तान के समुद्रों के करीब भी नहीं बढ़ा, क्योंकि आया वो जरूर, लेकिन उसके बाद उसने खतरा भांप लिया, और उसके बाद वो वहां से 9-2-11 हो गया। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो नेवी है उसका एक प्रिसीजन पे काम है, उसका टेक्नोलॉजी पे काम है, और अब जो उन्होंने अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर ड्रोन्स बनाए हैं, ये भी अपना एक खास मलका रखते हैं। तो ये जो फजा से जमीन पे मार करने वाला जो मिसाइल है तैमूर, ये मेरे ख्याल में एक गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही सर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई रवाबत को अगर हम सिर्फ डिप्लोमेटिक जेस्चर्स की बजाय हार्ड मिलिट्री इंटीग्रेशन के जाविये से देखें, तो क्या ये ममालिक वाकई एक ज्वाइंट कमांड स्ट्रक्चर, मुश्तरका एयर डिफेंस शील्ड और इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम बनाने की तरफ जा रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में ये वक्त के तकाजा है, ये जरूरी है, क्योंकि अब
दुनिया के डायनामिक्स चेंज होने शुरू हो चुके हैं और मेरी नज़र के अंदर दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने बहुत एक तवील कुर्बानी दी। पाकिस्तान ने एक तवील इसके अंदर अपनी तहकीकात को जारी रखा। वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और साथ अपनी जो दिफाई सलाहियतें थीं, उनके अंदर मज़ीद बढ़ोतरी की। उसके अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था, उसको बेहतर किया गया और टेक्नोलॉजी को मेरे ख़्याल में इंडक्ट किया गया। अब जिस तरीके से नेस्टैप वग़ैरह के इदारे हैं, ये एक अपना मेरे ख़्याल में कमाल रखते हैं। इसी तरीके से एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है, इसी तरीके से मैंने जिट्स का बताया आपको और बहुत सारे मल्टीपल ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया के साथ वेल कनेक्टेड हैं और अब मेरे ख़्याल में तमाम का तमाम इन्हिसार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और यही वजह है कि इस रीजन के अंदर जो ममालिक हैं, वो पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की सलाहियतों को समझकर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के साथ मज़ीद अपने आप को उस्तवार करके मामलात को वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक मजबूत दिफा करने वाला मुल्क ही मुआशी तौर पर तरक्की का मुतहम्मल हो सकता है। वरना हमने देख लिया अरब के अंदर खलीजी ममालिक बिलखसूस जिन्होंने इन्हिसार दूसरों के ऊपर किया, आज उन्होंने मुआशी तौर पर तो एक वक्ती तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, लेकिन आज हकीकत में वो बहुत वो भी पछता रहे मईशत से होंगे। बिल्कुल भी सही। दूर खड़े हैं और दिफा में तो सिफर हो चुके हैं। बिल्कुल सही सर। अगर ये चारों ममालिक एक अमली अस्करी ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उनकी कंबाइन कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटेरेंस, तुर्किया की ड्रोन वॉरफेयर एक्सपर्टीज, सऊदी अरब की माली और असला खरीदारी की ताकत और कतर की स्ट्रेटेजिक बेसिंग को देखते हुए क्या ये अलायंस फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है जो खित्ते में पावर बैलेंस को हकीकी तौर पर शिफ्ट कर दे? देखिए, इस सब में आपने जितने ममालिक कहे ये बड़े हमारे भाई हैं और हमें बड़े अजीज हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो पहली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुनियाद के ऊपर नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक बुनियाद के ऊपर ज्यादा इन्हिसार है और इसके अंदर जो डिटरेंस लेवल है वो बड़ा जरूरी है और डिटरेंस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोवाइड करता है, इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन मुमताज बनती है। गो के न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो दूसरे ममालिक के हवाले से इस्तेमाल करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पॉलिसी है या होगी, लेकिन ये एक मजबूत तक़वियत ज़रूर देती है और तवानाई पैदा करती है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी और जिस तरह से आपने ड्रोन्स का बताया, कान जहाज़ जो कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर कर रहे हैं, सबमरीन्स का काम कर रहे हैं, नेवल वेसल्स का काम कर रहे हैं, टॉर्पीडो बोट्स का काम कर रहे हैं और फिर मुस्तकबिल में मैं ईरान के साथ भी एक ताउन देख रहा हूँ और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कामिकाज़ी ड्रोन्स बनाए और कामिकाज़ी स्टाइल की उन्होंने स्टेल्थ गन बोट्स बनाई, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब दुनिया बड़े-बड़े नेवल वेसल्स के ऊपर नहीं, बल्कि वो छोटे-छोटे जो ड्रोन्स हैं और छोटे-छोटे जो कश्तियाँ हैं, जो कि नज़र नहीं आती लेकिन काम में पूरी हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा और जो छोटी मिडजेट सबमरीन्स हैं ईरान के पास, ये मेरे ख्याल में एक नया वेपन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। सऊदी अरब का यह है कि सऊदी अरब का एक पैसा भी है, सऊदी अरब का एक क्लाउट भी है और सऊदी अरब के साथ क्योंकि हमारी दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ने कई अरब ममालिक समेत कतर के कईयों को जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के करीब ला खड़ा किया है और ये खुश आइन बात है। कतर जो है वो अब ये देखने पे मजबूर है कि अमरीकी दिफाई निज़ाम उनको कोई ज्यादा इसमें उनको कोई चाम नहीं नजर आया और देख लिया कि ये इनके लिए बायस रहमत नहीं बल्कि बायस रहमत बन चुका है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। दफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।